आज की कहानी है ब्रह्मचारी पति की नई दुल्हन। शादी के बाद दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी रेखा अपने पति विवेक का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद विवेक भी कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर रेखा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। विवेक रेखा के पास आकर बैठ जाता है और अपने हाथों में उसका हाथ लेकर उससे कहता है, रेखा, लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। इस पर रेखा कहती है, अच्छा जी, ऐसा क्यों? तो विवेक कहता है, रेखा, तुम्हारी खूबसूरती को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तुम बहुत सुंदर हो। अच्छा जी, अभी से इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आज तो वैसे भी हमारी पहली रात है। आज ही सारी तारीफ कर देंगे तो बाकी ज़िंदगी क्या करेंगे? अभी तो पूरी लंबी ज़िंदगी साथ में गुजारनी है। रेखा, अब मुझे समझ आ गया है कि मेनका ने कैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। ओए हेलो, मैं रेखा हूँ, रेखा, मेनका नहीं हूँ। लेकिन रेखा, तुम मेनका से कम भी तो नहीं हो। तुम्हारे गोरे गोरे गाल और तुम्हारे ये लंबे काले बाल, ऐसा मन करता है कि तुम्हारी जुल्फों से खेलता रहूं और तुम्हारी इन आँखों में डूब जाऊं। ये सब सुनकर रेखा शर्मा जाती है और विवेक से कहती है, अच्छा तो डूब जाओ ना। रेखा के इतना कहते ही एकदम से जोर का ब्रेक लगता है और रेखा की आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि वो तो सो रही थी और सपने ले रही थी। उसने देखा कि विवेक तो शेरवानी पहने उसकी बगल में बैठा है। रेखा शादी के बाद विदा होकर अपने पति विवेक के साथ उसके घर यानी अपने ससुराल जा रही थी और अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगे, जिससे रेखा की आंखें खुल गई और वो जो देख रही थी वो सच्चाई नहीं, दरअसल वो सपना था। तो वो अपने आप से कहती है, अच्छा ये तो एक सपना था, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद ये सपना सच हो जाएगा। लेकिन वो अपने पति की तरफ देखती है तो वो देखती है उसका पति अपनी सुंदर बीवी को छोड़कर बाहर के नज़ारे देखने में व्यस्त था। बहरहाल कुछ घंटों बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसा कि नई बहू का स्वागत होता है वैसा ही रेखा के साथ हुआ। उसकी सास आरती की थाली लेकर उसकी आरती उतारती है और कहती है, लाखों में एक बहू है मेरी, लाखों में एक। क्यों विवेक बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन विवेक कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा, जिससे रेखा को बड़ा अजीब सा लगता है और वो विवेक की तरफ देखती है लेकिन कहती कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद विवेक कमरे में आता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो अपने आप से कहती है, मैं इतना नर्वस फील क्यों कर रही हूँ? मेरे दिल की धड़कन ज़ोरों से धड़क रही है। ऐसा लग रहा है मानो कलेजा मुँह के बल बाहर आ जाएगा। जितनी तेज़ी से उसके दिल की धड़कन चल रही थी उतनी तेज़ी से ही शांत भी हो जाती है। उसका कारण था उसका पति विवेक। जब वो अपने पति विवेक को देखती है तो उसने केसरिया रंग के कपड़े पहने थे, तो वो उसे देखकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, अरे ये इन्होंने बाबाओं वाले कपड़े क्यों पहन लिए और ये ऐसे ज़मीन पे क्यों सो गए? विवेक के इस बर्ताव को देखकर रेखा के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन बेचारी करती भी क्या, उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वो विवेक से पूछती तो वो भी ज़मीन पर गहरी नींद में सो चुका था। अब रेखा को आए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन रेखा के साथ विवेक अजनबियों जैसा व्यवहार कर रहा था। वो अभी तक ना तो उसके पास बैठा और ना ही उससे कुछ पूछा। आज रात भी विवेक वैसे ही अपने कमरे में आया। उसने वही बाबाओं वाले कपड़े पहन रखे थे और वो जमीन पर सो गया, जिसे देखकर रेखा अपने आप से कहती है, क्या बात है, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या ये मेरी या मेरे घर वालों की किसी बात से नाराज़ है? मुझे इनसे पूछना ही होगा, कहीं ऐसा न हो मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। रेखा अपने बिस्तर से नीचे उतरती है और जाकर विवेक की बगल में लेट जाती है और रेखा ने विवेक को पेट से पकड़ा और कहा, क्या बात है जी, आप डेली ऐसे ज़मीन पर क्यों सोते हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप नाराज़ हैं मुझसे जो ऐसे अजनबियों जैसा व्यवहार कर रही हैं? लेकिन रेखा के छूते ही विवेक के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है और वो झट से बैठ जाता है और रेखा से कहता है, अरे आप यहाँ से चली जाइए, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। आप हमारे इस रिश्ते को लेकर मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। इस पर रेखा को बड़ा अजीब सा लगता है और वो विवेक से कहती है, क्या हुआ जी, कोई गलती हो गई है मुझसे? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? रेखा ने ये बात विवेक के हाथ को अपने हाथ में लेकर कही तो विवेक फट से अपना हाथ नीचे कर लेता है और रेखा से कहता है, देखिए आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं मेरे पीछे, इसलिए मुझसे दूर रहिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। इस पर रेखा कहती है, क्या हुआ जी,
आप ऐसे कर क्यों रहे हैं, जरा मुझे ये बताएंगे? मैं आपकी पत्नी हूँ, दूर क्यों रहूँ? ब्याह कर लाए हैं आप मुझे, भगा कर नहीं। देखिए, अब दूर रहिए, बस मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो नताशा कहती है, लेकिन क्यों? कोई कमी है आप में? अगर आप में कोई कमी है तो फिर मुझसे शादी क्यों की? इस पर विवेक कहता है, देखिए, मैंने अपने घर वालों को शादी के लिए बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। विवेक ने शादी से पहले अपने घर वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लेने की बात कही थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ नहीं मानी, क्योंकि विवेक उसका इकलौता बेटा था और उसकी अपने बेटे से कुछ उम्मीदें थीं। इसीलिए उसने विवेक की शादी उसकी मर्जी के बगैर ही करा दी, जबकि विवेक तो सारी ज़िंदगी बिना शादी किए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहा था। रेखा को जब विवेक के ब्रह्मचर्य होने का पता चलता है तो उसे चक्कर सा आ जाता है और उसे अपने कॉलेज के वो दिन याद आ जाते हैं जब सारे लड़के उसके पीछे लाइन में लगे रहते थे। कई लड़के तो उससे शादी भी करना चाहते थे। उनमें से आलोक भी एक था जो रेखा को बहुत पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रेखा ने उसका दिल इसीलिए तोड़ दिया क्योंकि रेखा अपनी घर वालों की मर्जी से शादी करना चाहती थी। रेखा की शादी को अब 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, वैसे ही चल रही थी, जिससे रेखा बहुत परेशान थी। एक दिन रेखा अपने कॉलेज के किसी दोस्त की शादी में जाती है, उसे वहाँ आलोक मिल जाता है। तो आलोक रेखा से कहता है, रेखा यार, अब तो कॉलेज की उस बात से तू पर नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे? यार, अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है, वो नादानी लगा ले या कुछ भी लगा ले, वो मैंने तुझे प्रपोज कर दिया, अब नाराज़गी दूर कर दे यार। इस पर रेखा कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर आलोक भाप जाता है कि रेखा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है। जिसे देखकर आलोक ने रेखा को खुश करने की बहुत कोशिश की और रेखा को आलोक का ये अंदाज़ बहुत पसंद आता है। फिर रेखा और आलोक अक्सर मिलने लग जाते हैं। फिर एक दिन रेखा फ़ोन पर बात करते हुए आलोक से कहती है, अरे हाँ यार, आ जाऊँगी, मैंने कहा ना, बस फिर क्यों टेंशन ले रही हो? एक ही सवाल को बार बार पूछते रहते हो। अब रेखा बहुत खुश रहने लगी थी, उसे आलोक का साथ बहुत अच्छा लगता था। वो घंटों एक साथ बातें करते और फिर मिलते भी रहते थे। अब रेखा विवेक को ऐसे ही इग्नोर करने लगी जैसे विवेक उसे किया करता था। रेखा और आलोक के बीच में कोई गलत संबंध नहीं था, दोनों दोस्त की तरह मिलते थे, लेकिन अब विवेक को ये बात चुभने लगी थी, क्योंकि वो घंटों फ़ोन पर किसी गैर मर्द के साथ बात करती। ये बात विवेक को अच्छी नहीं लगी। शुरू में तो विवेक को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बाद में उसे ये बात कांटे की तरह चुभती जा रही थी। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि ये रास्ता उसने खुद ही चुना था। और वो अपने आप से कहता है, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे रेखा की इन हरकतों से बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। उन्हीं दिनों रेखा के ससुराल में एक बाबा जी आते हैं, जिसे रेखा की सास बहुत मानती थी और विवेक भी बाबा जी का बहुत आदर करता था। विवेक बाबा जी से अपनी उलझनों का उत्तर पूछ लिया करता था। अब की बार भी विवेक एक नई उलझन में था। वो बाबा जी से खुलकर सारी बात कहता है तो बाबा जी उससे कहते हैं, विवेक, ये उलझन तुमने खुद ही अपने सामने खड़ी करी है, क्योंकि या तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें अपने गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए। तुम कोई साधु बाबा तो हो नहीं, एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, तो तुम्हें अपने गृहस्थ जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए। कई साधु बाबा भी ऐसे होते हैं जो गृहस्थ जीवन में रह के भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इस समय तुम्हें भगवान ने एक पति का रूप दिया है, इसीलिए अपने पति के रूप को अच्छे से निभाओ। ऊपर वाले की अदालत में जाकर क्या कहोगे? ना तो तुमने ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन किया और ना ही एक पति होने का। इसीलिए गृहस्थ जीवन में रह के तुम भगवान को याद रखो, बस वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब विवेक को बाबा जी की बात अच्छे से समझ आ जाती है और वो उसी रात अपने कमरे में जाता है और जाकर पीछे से रेखा को पकड़ लेता है और रेखा को माफ़ी मांगते हुए कहता है, रेखा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन मेरे अन्याय की सज़ा तुम मुझे अन्याय देकर मत करो। प्लीज़ तुम उस लड़के से मिलना छोड़ दो। तुम मेरी पत्नी हो, बस मेरी बनकर रहो। मैं तुम्हें हर वो सुख दूंगा जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। इस पर रेखा कहती है, लेकिन आपके ब्रह्मचर्य का क्या? तो विवेक उसे बताता है, वो तो टूट गया। तुम्हारे जैसी होठ बीवी जिसकी हो, वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है? इस पर रेखा मुस्कुराने लग जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।